हेलो एवरीवन। आज मैं बताने जा रहा हूं कि अपनी तैयारी के समय क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी के लिए फोकस करें, ध्यान दें और स्टडी के लिए जो भी ज़रूरी हो उसको समय को सदुपयोग करें, क्योंकि टुडे मेक्स टुमारो। आज जो आप करते हैं वही आपको कल मिलता है। आज आपकी कठिन परिश्रम और स्टडी के साथ कमिटमेंट आपको लाइफ टाइम सेटिस्फेक्शन भी देगा और जो भी आप चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप जो भी पढ़ते हैं उसके लिए डायग्राम और मैप का यूज करिए। डायग्राम मैप अगर यूज करते हैं तो याद तो होती ही है, साथ ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, जिसका उपयोग आप जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप करते हैं तो अधिक से अधिक स्कोर मिलता है। यदि एक क्वेश्चन में अगर आपके मार्क्स 2 से 3 बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो फाइनल मार्क्स होता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और आपके सिलेक्शन जो है वो काफ़ी हो भी जाता है। तो हम अब चलते हैं तीसरे बात के तीसरी पॉइंट की तरफ। तो तीसरी पॉइंट यह है कि जो भी आप पढ़ते हैं वो अपने फ्रेंड के बीच आप ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से आपको जो पढ़ते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा होता जाता है और ज़्यादा बेटर शेयरिंग मेथड से जो भी आपके नॉलेज है वो बेटर होता जाता है और आप ज़्यादा रीच होते चले जाते हैं। तो जो भी पढ़े उसको आप निश्चित रूप से फ्रेंड के बीच आप शेयर करें। चौथी बात जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। अधिक से अधिक वाटर लेवल आपके बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका वाटर लेवल बॉडी में अच्छा होता है, प्लेंट्री वाटर जो बिल्कुल वाटर लेवल का यह मतलब नहीं होता है कि कोका कोला या फिर दूसरे जो पेय पदार्थ है उसको पीना है, बल्कि बिल्कुल ही प्लेंट्री वाटर जो साफ़ पानी होता है उसको पिएंगे। बॉडी में मेंटेन रखना है पानी को। बदलता हुआ मौसम भी कई बार आपको डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी बीमारियों का सामना करने के लिए विवश कर सकती है। तो इसलिए आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें, बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड लें ताकि आप तरोताज़ा फील करें। पाँचवें पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। पाँचवें तौर पे मैं कहता हूँ कि आप अपने हॉबीज़ और इंटरटेनमेंट पे भी खास तौर पे ध्यान दें। यदि आपकी हॉबी जो भी है, अगर आउटडोर एक्टिविटी की हॉबी है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो म्यूजिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं मूवी देखिए, लेकिन अपने हॉबी के लिए कम से कम 1 घंटा का अगर आप समय देते हैं तो रेस्ट जो आपका समय होता है जो आपने स्टडी के लिए डिसाइड किया है उसमें आपकी स्टडी बहुत बेटर होगी और दुगने एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर पाते हैं। अब चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। हमेशा ब्रेन जो है 2 भागों में डिवाइड है, बाएं आलिंद और दाएं आलिंद। आप जानते हैं कि इसमें से क्रिएटिविटी के लिए एक ज़रूरी होता है कि क्रिएट होता रहे और चूँकि आपको दोनों ही मस्तिष्क का यूज करना है। यदि दोनों मस्तिष्क के पार्ट को अगर आप यूज करते हैं तो समुचित रूप से आपको याद और स्टडी में आसानी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7वें पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी स्टडी को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे तभी आपकी तैयारी प्रॉपर दिशा में जा पाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जोश जोश में 1 महीने तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल सरेंडर कर जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर डिसकंटिन्यू करते हैं। ऐसे में आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं हो सकती है। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपकी स्टडी में। तो आप फ्रेंड्स इस पर भी ध्यान दें और कंसिस्टेंसी जो है उसको आप बरकरार रखें। 8वें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आप जो भी पढ़ें उसका नोट्स ज़रूर बनाएं, अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा करें, क्योंकि अगर नियमित रूप से 2 से 3 क्वेश्चंस का आंसर भी अगर आप लिखते हैं तो उससे आपकी मेंस की तैयारी होते रहेगी और आप अच्छा कर पाएंगे मेंस में। अगर मेंस में अच्छा करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। चलते हैं हम आप 9वें पॉइंट की तरफ। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उस टेस्ट को आप दीजिए ताकि आप किस लेवल तक आपकी तैयारी हुई है उसकी परख उससे हो पाएगी। क्योंकि यदि आप टेस्ट देते हैं तो आप कितने पानी में है यह पता चलता है। कई बार आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि क्यों पूरी तैयारी हो जाएगी फिर हम टेस्ट देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी लाइफ में होता नहीं है कि आपकी हो पाती है। क्योंकि तैयारी जो है एक निरंतरता का गेम है जिसमें कि आपको कंटिन्यू पढ़ना होता है और अपनी लेवल को देखना होता है कि आप किस लेवल तक आपकी तैयारी पहुंच पाई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप एमसीक्यू जो है वो कंटिन्यू देते रहें और मॉक टेस्ट भी देते रहें। तो ये मेरे 9 पॉइंट थे। 10वें पॉइंट की तरफ हम चलेंगे जिसमें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है।
आप जो भी बोलते हैं, आपके जो भी आपके एक्सेंट है उसको ठीक करना शुरू करिए, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम एग्जाम्स में इंटरव्यू होते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज में आपके इंटरव्यू का रोल बहुत होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही आपके बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट होने चाहिए। तो इन सब बातों को अगर ध्यान रखते हैं और कुछ ऐसे लोकल लैंग्वेज का अगर आप यूज करते होंगे तो उसको भी आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना होगा। हाँ, एक्सेंट जो है हम बदल नहीं सकते हैं, कि हम जो बोलते हैं हमारे तरीके हैं वो डिपेंड करता है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पलते बढ़ते हैं, उसी के मुताबिक होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अपनी हिंदी अगर मैं बोलता हूँ तो हिंदी बिल्कुल शुद्ध बोलूँ, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल खास तौर से रखना है। तो आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे पॉइंट बताए हैं, जो 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं वो न केवल सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको फॉलो करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही दिशा में हो सके, और जब सही दिशा में प्रिपरेशन होगी तो सफलता भी आपके आसपास होगी और आप सफल भी हो पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान दें और समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आपकी सफलता में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी और आप सफल होते जाएंगे, कहीं से भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं, जो कि जिसके लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे होंगे, और आज शाम से ही आपके इतने मैसेज कमेंट्स मिले हैं, जिसके बाद मुझे रात के 11 बजे लाइव आना पड़ा, क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। देखिए, शिक्षक नियोजन के बारे में आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उसके आलोक में शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई नंबर 1 है कि आपको पता है कि सबसे पहले जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको उस हेयरिंग को लेकर जो ऑर्डर आए हैं उसमें यह कहा गया है कि अपॉइंटमेंट हम नहीं दे सकते हैं, बट प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। प्रोसेस को जारी रखा गया। उसके बाद डीएलएड और बीएड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, और उसके बाद यह आया कि जो डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है उस पर स्टे लगाया गया, और यह स्टे 7 सितंबर तक रहा। 7 सितंबर के स्टे में यह कहा गया कि आप इस जो प्राथमिकता है उसको आप स्टे के तौर पे देखेंगे। तो वैसे में आपको याद होगा कि 17 दिसंबर 2019 को जो ऑर्डर निकाला गया था शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बीएड और डीएलएड दोनों की अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी, और सबसे पहले डीएलएड को से 5 में बीएड वाले आ पाएंगे। लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया उसके मुताबिक हम दोनों को अलग अलग करके मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता पे ही स्टे है। तो आज जो लेटर जारी की गई है उसमें कई तरह के कन्फ्यूजन आपके बीच है। पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि क्या नियोजन की को स्थगित कर दिया गया है? कतई नहीं। उसको मैं आपको एक एक करके जो क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले कि जो चूँकि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं इसलिए आप मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली बात। दूसरी बात है, डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर स्टे लगा है, यानी कि आप डीएलएड और बीएड दोनों के अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो 1 से 5 के जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है उसमें आप क्लियर कट समझ चुके हैं कि इसमें हम मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब तक यह क्लियर नहीं होता है कि प्राथमिकता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम मेरिट बनाए या नहीं बनाए। और यह 7 सितंबर तक है, यानी 7 सितंबर तक स्टे लग गया है। उससे पहले जब तक उसकी हेयरिंग नहीं होती है, जब तक उसमें डिसीजन नहीं आता है, तब तक उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात रही सीटेट दिसंबर की, तो सीटेट दिसंबर को लेकर भी अपॉइंटमेंट को छोड़कर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्डर आए हैं। अब मैं आगे इसमें बताना चाहता हूं कि
14 दिसंबर तक NIOS DLED वाले को फॉर्म भरने को दे दी गई है उनको ये टाइम, और 14 दिसंबर तक आप 14 जुलाई तक आप लोग अप्लीकेशन कर पाएंगे जहाँ भी नियोजन इकाई है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 14 जुलाई के बाद विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश नियोजन इकाइयों को दी जाएगी उसका पालन नियोजन इकाई को करना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, नियोजन इकाई जो आवेदन DLED वाले NIOS वाले जो आवेदन दे रहे हैं, उसमें अब चूँकि मेरिट इसलिए नहीं बन सकता है 1 से 5 में, क्योंकि प्राथमिकता की बात है। 6 से 8 में थोड़ी सी हमें जो है कन्फ्यूजन कम है। 6 से 8 में प्राथमिकता की बात नहीं है, इसलिए 6 से 8 में हम लोग बढ़ सकते हैं मेरिट के लेवल तक, बट अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर स्टे है। तो उस हिसाब से आप यह समझ लें कि 6 से 8 वाले में 1 से 5 में जब तक डिसीजन नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात जो है सीटेट दिसंबर को लेकर ऑलरेडी चूँकि स्टे लगाया गया है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट के लेवल तक नहीं जाया जा सकता है, उसमें भी 3 सितंबर तक रोक लगाई गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेस जो मैं पहले ही कहता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बट अपॉइंटमेंट या मेरिट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर हैं उसके एक एक बिंदुओं को का पालन होगा। उसमें विभाग की तरफ से जो पक्ष रखना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो वो पक्ष विभाग की तरफ से रखी जाएगी। और उसके बाद चूँकि हियरिंग का डेट ही सितंबर में है, तो हमें वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। रही बात आपके प्रोसेस का, तो प्रोसेस जो एज पर नॉर्म्स है और जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। 1 से 5 में मेरिट भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिकता पे अभी निर्णय होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। और दूसरी पॉइंट यह है कि विभाग अपना पक्ष जो सही होगा उसको रखेगी, विभाग यह डिसाइड करेगी और फिर हियरिंग के बाद ही यह डिसाइड हो पाएगा। तो कुल मिला के आप, मुझे लगता है कि आपकी जो दुविधा है वो दूर हो गई होगी। जैसे BEd वाले ने अप्लाई किया है, DLED का अप्लाई 14 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, तो आगे के लिए भी विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश दिया जाएगा उन निर्देशों का पालन किया जाएगा नियोजन इकाइयों द्वारा। यही तमाम बातें हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस अगर हैं इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल इंस्ट्रक्टर का ऑनलाइन का प्रोसेस आपको पहले ही बताया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, और जल्दी ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर का भी हम लोग जारी कर देंगे नोटिफिकेशन। और वो उसमें हम लोग क्योंकि ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगना नहीं है। हम लोग बहुत ही स्टिपुलेट टाइम में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और वो विदिन टाइम हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। कई बार कन्फ्यूजन था कि ये क्या नियोजन स्थगित कर दी गई है या नियोजन पे आगे क्या होने वाला है। तो लेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा और सभी पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि क्या होना है। स्टेट का पूछ रहे हैं, मैं स्टेट का बता रहा हूँ। एग्ज़ाम होगी स्टेट में, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जल्दी ही नोटिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम जो है चूँकि जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम कराना मुश्किल है, आप सब भी जानते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो रूप है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कुछ हालात इतने नॉर्मल हुए हैं कि एग्ज़ाम कराया जा सके। क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का कि सितंबर से पहले क्या सुनवाई नहीं कराई जा सकती है। आप जानते हैं कि कोर्ट द्वारा जो डेट दिया जाता है उसमें प्रीपॉन्ड जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो टाइम बाउंड होता है, उसी के हिसाब से होता है। उसमें शायद आपके एडवोकेट या जो
लॉ के एक्सपर्ट है वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से प्रीपोन्ड नहीं होता है कभी भी। हमेशा जो है आगे डेट जा सकती है, लेकिन पहले जब सितंबर से पहले सुनवाई की बात है तो वो उस पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। 6 से 8 में बहाली चलता रहेगा। अभी मैं ऋषिकेश मैंने आपको बताया कि 6 से 8 वाले में चूँकि प्रायोरिटी का मैटर नहीं है तो हम लोग अपॉइंटमेंट के पहले के लेवल तक जा सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले का जो प्रोसेस है वो सब कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी नहीं जा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें है। फिजिकल वाला बहाली की बात करें कितने तारीख से होगा, वो जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन होगा। बहुत सारे लोगों ने चुनाव से इसको जोड़ा है कि चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। आप सबको पता है अगर समय चुनाव होती है तो सितंबर फर्स्ट वीक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर बट यह अनुमान लगाया जा सकता है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो भी चूँकि प्रोसेस में है। अंतर जिला स्थानांतरण नियम, देखिए वो आपके क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। विभाग की जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों को मैंने कह दिया है। लॉकडाउन और बाकी चीज़ें आप लोगों ने देखा भी होगा, और अपनी स्टडी को जारी रखिए और स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी नियर फ्यूचर में आना है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, यानी कि पोस्टपोन्ड होने के बाद एग्ज़ाम जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो बहुत तेज़ी के साथ हर संडे को आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो आप फोकस करिए अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा और आप जल्दी सिलेक्ट भी हो पाएंगे। मेरी ओर से हमेशा बेस्ट मैसेज है, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि कभी भी आपकी जो कड़ी मेहनत है वो बेकार नहीं जाता है। आप जितनी अधिक पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे बनेंगे। एक कहावत है कि जब खूब लिखेंगे तो आप बड़े अफसर बनेंगे, कम लिखेंगे तो क्लर्क बनेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सर भगवान जो है वो देखते हैं कि ज़्यादा लिखने वाले को अधिकारी बना दे, कम लिखने वाले को क्लर्क लिखने के लिए बना दे। तो कोशिश यह करें ज़्यादा लिखे ज़्यादा पढ़े, तो निश्चित रूप से आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सब कुछ जो है हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि
ऑनलाइन कब मिलेगी जीएस की किताब, उस पर अलग से हम एक सेशन देंगे और आपको किताब के बारे में भी बताएंगे, उसके डिटेल्स जो एस्पेक्ट है और जीएस की प्रिपरेशन को कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं तो निश्चित रूप से हम देखिए स्टेट की तैयारी को लेकर भी आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उसके सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। तो आप सबको पता है कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगी। एक मौका आप लोगों को मिला है कि खूब अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप क्लियर कर पाएँ, क्योंकि अगर टेट एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो जितनी भी आपने डिग्रियां ली है, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, वो आपको फ़ायदा नहीं करवा पाएगा। सो आप आवेदन में कहीं पे दिक्कत हो रही होगी तो आप ऑलरेडी टोल फ्री नंबर चालू है, आप वहाँ पर कॉल भी आता है, डेली मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। जहाँ भी जिस ब्लॉक में आवेदन देने में दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, 14 जुलाई तक चलेगी और चलती रहेगी। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं कि लॉकडाउन लगने जा रहा है तो फॉर्म की अप्लाई कैसे हो पाएगी। तो जहाँ सभी जगह लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, जहाँ पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसमें फॉर्म को हम कैसे करेंगे एक बार हम फिर से देख लेंगे। विभाग में उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद ही फाइनल किया जा सकता है। बट चूँकि मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको समय मिलेगा। जल्दी जल्दी आप लोग जहाँ भी नियोजन इकाई में, चूँकि अब तो हमने नियोजन इकाई के बजाय अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो ब्लॉक लेवल तक भी सुविधा प्रदान करवाई है। तो ब्लॉक लेवल पे भी आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और फॉर्म जो है आप ये भी कर सकते हैं कि 4-5 ब्लॉक में आप जा रहे हैं तो 4-5 ब्लॉक में किसी अपने फ्रेंड को दे दीजिए ताकि वह भी आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट करके चले आए। तो एक साथ कई काम कर सकते हैं। फ्रेंड को भेज सकते हैं, 2-3 दिशा में जाए, अलग अलग जगह फॉर्म भरना है। और आप देख लीजिए स्क्रीनिंग करके, बहुत फॉर्म भरने के बजाय जो है बिल्कुल पिक एंड चूज करिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करिए। मेरिट का पूछ रहे हैं, 6 से 8 मेरिट कैसे बनेगी, कैसे होगा। देखिए अपॉइंटमेंट पे सीधी सीधी मनाही है। पहले केस से अपॉइंटमेंट पे मनाही हो गई, दूसरी केस से प्राथमिकता पे स्टे लग गया। तो कुल मिला के जो है पूरा का पूरा जो है फंस सा गया है। पूरा कन्फ्यूजन पैदा हो गई, पूरी फंस गई है। ये एक इशू बन गया है। प्रिपरेशन से संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो उस पर हम अलग से आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आप सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और प्रिपरेशन से संबंधित कुछ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि एक बड़े बंच, अगर आप लोगों की संख्या अधिक हो तो मैं उस पर फिर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मदद मिले, या फिर लाइव आकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
मैंने पहले भी कहा है कि विभाग अपने तरफ से काउंटर एफिडेविट करेगी और विभाग अपना पक्ष रखेगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यूपीएससी और बीपीएससी की कोई बातें हो तो आप उसकी बात करिए, बाकी अभी चूँकि फिर से कई ज़िलों में एक साथ लॉकडाउन होना है। लॉकडाउन के दरमियान चूँकि आपने देखा है कि कोरोना का इतना ज़्यादा स्प्रेड होना लेना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने लेवल पे निर्णय कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो। एक चीज़ और है कि लॉकडाउन को अगर गंभीरता के साथ और कड़ाई के साथ अगर पालन करवाया जाएगा तो जो भी जा सकेगा फ़िल्टर किया जा सकेगा और फिर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से है उसमें कोरोना का स्प्रेड इतना तेज़ी के साथ हुआ है, आप सब जानते हैं। और निश्चित रूप से दिक्कतें होती है, लेकिन लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो ये छोड़ दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर कि आप अपने हिसाब से देखिए कहाँ पे लगाना है और सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अब यह समझ के चलिए कितना ज़रूरी है यूपीएससी के लिए इंग्लिश कितना ज़रूरी है। देखिए इंग्लिश ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा एक 300 पेपर का मेंस जो है वो इंग्लिश में होता है, जिसमें कि क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको 33% मार्क्स उसमें लाना होता है, 300 मार्क्स। हालांकि इंग्लिश इतनी टफ नहीं होती है, बट आपको इंग्लिश को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो कई वर्क जो है इंग्लिश में आपको करना पड़ता है। कुछ लेटर ड्राफ्ट भी करना होता है, कुछ करेक्शन भी करने होते हैं। तो इंग्लिश की तो ज़रूरत है ही, इंग्लिश को आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक पूछ रहे हैं दोनों केस पे काउंटर एफिडेविट का, तो लिखित रूप से विभाग जो है, जो कि अलग अलग केसेज होता है, अलग अलग विभाग अपना पक्ष रखती है। फिर न्यायमूर्ति जो हैं उनके द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब के द्वारा फिर उस पर निर्णय होता है, जो दोनों पक्ष को देखने के बाद। बहुत सारे क्वेश्चंस है एसआई यानी दरोगा के मेंस के बारे में, एनआईओएस के बारे में, सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सो एवरीवन अलग अलग क्वेश्चंस आपके हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी पढ़ाई में अपने आप को लगाए हुए होंगे। तो पढ़ाई करिए, और जो बाकी प्रक्रिया है वो चल रही है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी पढ़ाई जो है प्रभावित होती जाएगी। सो चलिए, मुझे लगता है कि फिर नेक्स्ट टाइम हम नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे। पीपीएससी, यूपीएससी या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में अगर आपके कोई स्पेसिफिक प्रश्न होंगे तो आप मेरे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा। ट्राई रहेगी मेरी कि आपको जब आप समय पर दे दिया जाए। और बुक लिस्ट भी आपको दिया गया है, बुक के अलावा भी अगर कुछ होगा तो बताइएगा। और जैसा कि आपने देखा है पहले भी कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मॉनसून एंड पढ़ने के टिप्स, नोट्स बनाने के टिप्स सहित कई वीडियो आपके सामने अपलोड किया गया है, जिसको देख लीजिए। और उससे भी अगर संतुष्टि ना मिले, आपको लगे कि कुछ कमियां हैं, तो आप बताइए, फिर उसको हम इम्प्रूव करके आपको बताएंगे।
नियोजन से संबंधित या बहाली से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो सब हमने मेरे पास चूँकि आ गए हैं, आपने कंटिन्यू क्वेश्चंस किए हैं तो आ गया है। फिर सभी क्वेश्चंस को देख के और फिर फ़िल्टर करके आपको जवाब दे दिया जाएगा। और आप सभी अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए और मेरी ओर से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है आप सबके लिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।